Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well and great. I know many of you confused between full-time PhD and part-time PhD. ये एक बहुत important decision है अगर आप PhD कर रहे हैं कि कहीं आप full-time PhD करके कोई opportunity तो मिस नहीं कर रहे हो और अगर आप part-time करते हो तो आगे चल के उसकी वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगी. I know बहुत सारे questions आपके दिमाग में आते हैं, but don't be confused because I'm here to simplify everything you need to know. Okay, so without any further delay, let's start today's video. So what is full-time PhD? Full-time PhD means कि आप अपनी PhD पे ही फोकस्ड हैं और आप ड्यूरिंग योर PhD आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी PhD परस्यू कर रहे हैं, ठीक है. एंड पार्ट टाइम PhD का मतलब होता है कि आप साइड बाय साइड PhD कर रहे हैं एंड किसी फुल टाइम जॉब पे आप फोकस्ड हैं, उसे हम पार्ट टाइम PhD बोलते हैं. इट मीन्स कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की हुई है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और एज एन टीचिंग असिस्टेंट एंड साइड बाय साइड आप अपना पार्ट टाइम PhD परस्यू कर रहे हैं. उसके लिए आपको क्या करना होता है कि एक NOC होता है जो आपने यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होता है, जो आपको परमिशन दे देते हैं कि आप पार्ट टाइम PhD परस्यू कर सकते हैं. पार्ट टाइम PhD से वो ही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो ऑलरेडी कहीं पे ज्वाइन है या फिर वो एडमिशन के टाइम तक ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी विदाउट NOC के आपको पार्ट टाइम PhD अलाउड नहीं करती. इसलिए तो अब इन दोनों में अच्छा क्या है कि आप फुल टाइम स्टूडेंट रहें या पार्ट टाइम. अब देखो, अगर आप फुल टाइम PhD परस्यू करते हो तो आप उसी पे फोकस्ड हो, मतलब आप रिसर्च पेपर्स पे काम कर रहे हो, आपके नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू पार्ट टाइम स्टूडेंट. आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कर पाएंगे, ओके, एज कम्पेयर टू पार्ट टाइम स्टूडेंट्स. आपको ज़्यादा स्किल्स, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी कि किस तरीके से रिसर्च पेपर लिखा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं हम, कैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर कैसे उसको SPSS हो गया, फिर कोई अनदर सॉफ्टवेयर है तो उसकी कैसे हेल्प से हमारे डेटा को एनालाइज करते हैं. क्योंकि हमारा मेन काम यही होता है कि हम रिसर्च करें किसी, मतलब हम रिसर्च से पहले एक रिसर्च क्या फाइंड करते हैं जिसपे ऑलरेडी रिसर्च पब्लिश नहीं हो रखी होती है. तो हमारा जो PhD में काम होता है वो यही होता है कि कुछ न्यू रिसर्च फॉर्म करना. तो उसके लिए आप डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा को एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो और देन आप आपका रिसर्च पेपर कंप्लीट होता है. तो जो फुल टाइम स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी पे ही फोकस्ड होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें. क्यों? देखो, जब आपकी PhD कंप्लीट हो जाती है और आप आगे पढ़ाना स्टार्ट करते हो तो जब आपको एक्सपीरियंस गेन होता है तो कुछ टाइम के बाद और PhD स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो न्यू PhD स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपके अंडर असाइन हो जाते हैं. जैसे अभी हम किसी के गाइड बनते हैं, सॉरी जैसे अभी हमारा कोई गाइड है वैसे ही कल को हमें भी किसी का गाइड बनना है. ओके, तो उस तरीके से सोचो आप कि जब हम किसी के गाइड बनेंगे तो हमारे पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम वो स्टूडेंट को राइट डायरेक्शन दे सकें. समझ रहे हैं? क्योंकि हम अपने गाइड पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके बैठे होते हैं कि ये हमें बहुत अच्छा गाइड करेंगे, हमारे ज़्यादा रिसर्च पेपर में हेल्प करेंगे, हमें हमारी PhD से जितना ज़्यादा हम सीख सकते हैं हमें सीखने में मदद करेंगे. करेक्ट? लेकिन जो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी एक जॉब पे फोकस्ड होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें वो काम कर रहे होते हैं. तो 9 to 5 तो वो जॉब करते हैं. उनके जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे होती है कि उनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, उनको कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए. करेक्ट? उसके बाद जो उनका टाइम बचता है उसमें वो अपनी PhD का काम करते हैं. और नॉर्मली यही देखा जाता है, जो फुल टाइम स्टूडेंट्स होते हैं वो 3 to 4 ईयर्स में अपनी PhD कंप्लीट कर लेते हैं. लेकिन जो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें 5 to 6 ईयर्स भी लग सकते हैं और 6.5 ईयर्स भी लग सकते हैं. और कभी कभी वो इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उन्हें मोर देन 7 ईयर्स लग जाते हैं और फिर उनकी PhD को कैंसिल कर दिया जाता है, फिर उन्हें स्टार्टिंग से PhD स्टार्ट करनी होती है. ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. हम जो PhD कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? अगर हम अच्छे से, हमें यही नहीं पता चलेगा कि रिसर्च पेपर कैसे लिखे जाते हैं, कैसे पब्लिश करवाए जाते हैं, क्या-क्या रिसर्च गैप्स हैं, अभी कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हम रिसर्च कर सकते हैं, कौन-सी ऐसी नई थ्योरीज़ हैं जिन्हें हम फॉर्म कर सकते हैं. तो अगर आपने यही नहीं सीखा PhD से तो फिर PhD करने का क्या ही मतलब है? फिर आप
आप अपना टाइम कहीं न कहीं कम यूटिलाइज़ कर पा रहे हो, आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी पीएचडी पे अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हो तो, ठीक है? जैसा मैंने बताया कि कल को हमें भी किसी का गाइड बनना है, तो हमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ताकि हम कल को किसी स्टूडेंट को अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, ठीक है? मैं ये नहीं कहती हूँ कि पार्ट टाइम पीएचडी बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, ओके, लाइक आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी मिल गई है जो बहुत ज़्यादा अच्छा पे कर रही है और जहाँ पे आप अपनी ड्यूरिंग आपने पढ़ाने के साथ-साथ आप वहाँ पे भी रिसर्च वर्क कर सकते हो। लाइक ज़रूरी नहीं होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी कर रहे हो कि आप वहीं से ही रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर आप जॉइन आपने किया हुआ है, अगर वहाँ पे भी आप स्टूडेंट्स के साथ मिल के रिसर्च पेपर लिखते हो और उन्हें पब्लिश कराते हो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि एट द एंड देखो क्या देखा जाएगा कि आपकी जो 3 साल की पीएचडी थी, आपने अपनी उस 3 साल की पीएचडी में क्या-क्या किया, ठीक है? जैसा मैं आपको पहले भी कहती हूँ पुरानी वीडियोज़ में कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में बच्चे बड़े कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि हमारी वैल्यू कम हो जाएगी अगर हम प्राइवेट से करते हैं। तो मैं उन्हें क्या कहती हूँ कि ऐसा नहीं है, जो काम आप करोगे ड्यूरिंग योर पीएचडी वो मायने रखता है, करेक्ट? तो अगर आप जहाँ पे आप काम करते हो, अगर आप वहीं पे ही अगर आप रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवा रहे हो और वहाँ पे आप जान रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि आपको किस तरीके से रिसर्च करनी होती है, कैसे डेटा एनालाइज़ करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप इस तरीके से करते हो, लाइक आप पढ़ाने के साथ-साथ आप उसी ऑर्गेनाइज़ेशन में रिसर्च पेपर्स पे काम कर रहे हो, जिससे क्या होगा आपका नंबर ऑफ रिसर्च पेपर बढ़ेंगे। तो कल को आप जब किसी एक अच्छी पोज़ीशन के लिए जब आप इंटरव्यू में जाएँगे, तो आप अपने ओपोनेंट को एकदम बराबर की टक्कर दोगे कि मैंने पार्ट टाइम की बट स्टिल मेरे पास बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं जो मैंने पब्लिश किए हैं और बहुत अच्छे जर्नल में मेरे पब्लिश हुए हैं। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप पार्ट टाइम से करते हो तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आप अच्छे से अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश कराओ और अच्छे से आप अपनी थीसिस करो और कोशिश करो, आप टाइम निकालो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा को जो कॉन्फ्रेंसेस हैं आप उन्हें अटेंड कर सको। क्यों? क्योंकि हमारी जब पीएचडी कंप्लीट हो जाती है और जब लाइक डीयू के या किसी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स निकलते हैं, तो उनका जो फॉर्म होता है, उनके फॉर्म के 3-4 पेजेज़ में होता है। तो उसमें जो 1 पेज होता है वो उसी चीज़ पे फ़ोकस्ड होता है। वहाँ पे मतलब कभी-कभी वहाँ पे लिखा होता है कि आपके पास मिनिमम 5 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए अगर आपको इंटरव्यू राउंड में भी आना है तो उसके लिए। तो रिसर्च पेपर्स बहुत मायने रखते हैं, ओके। जिन लोगों के पास रिसर्च पेपर्स नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली फॉर्म ही उन्हें एलिमिनेट कर देता है कि इनके पास तो रिसर्च पेपर ही पब्लिश नहीं किया इन्होंने, ये आगे चल के एक अच्छे गाइड कैसे बनेंगे? समझ रहे हो आप? तो इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना होता है। हमें पता नहीं होता है स्टार्टिंग में हम कर लेते हैं पीएचडी, फिर आगे चल के हम फॉर्म फिल करते हैं तब हम देखते हैं कि ओह शिट! एट लीस्ट मिनिमम 5 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए आपके पास और अगर आपके पास नहीं है, तो आप इंटरव्यू राउंड तक भी नहीं पहुँच पाओगे आप किसी एक अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप पार्ट टाइम भी करते हो, तो रिसर्च पेपर्स पे बहुत ध्यान देना। पढ़ाते-पढ़ाते ही रिसर्च पेपर्स पे काम करो। अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर दो, बट करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कुछ ज़्यादा ख़ास नुकसान देखने को नहीं मिलेगा कि आपने पार्ट टाइम किया हुआ है और फुल टाइम आपने नहीं किया। लेकिन कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जब आप उनकी वेबसाइट को विज़िट करोगे और वहाँ पे आप देखोगे कि उनके क्वालिफ़िकेशंस जो उन्होंने मेंशन किए होते हैं, एलिजिबिलिटी वहाँ पे मेंशन किया होता है उन्होंने, तो वहाँ पे वो स्पेशली लिखते हैं कि फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स ओनली। सच में मैंने खुद यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे ब्रैकेट में ऑलरेडी वो मेंशन कर देते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने फुल टाइम पीएचडी की है, सिर्फ़ वो ही स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे आ सकते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए। पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को हम ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते हैं। तो ऐसा भी होता है। अभी क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस बहुत चेंज हो रही हैं, तो पहले क्या होता था हमें अगर हमने यूजीसी हमारा क्लियर हो गया है नेट, हम एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए, तो हमें बहुत अच्छी जॉब मिलती थी। लेकिन अब धीरे-धीरे क्योंकि गाइडलाइंस तो चेंज हो चुकी हैं और सारे यूनिवर्सिटीज़ भी धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, उस चेंज को लेकिन मतलब लेके आ रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में।
तो सब लोगों ने ही ऐसे कर दिया है कि हमें अब पीएचडी साथ में चाहिए। लाइक जिन स्टूडेंट्स के पास यूजीसी नेट एंड पीएचडी है, वो ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि आगे चल के ये चीज़ भी आ जाए कि सिर्फ़ फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं, कि वो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी से ही मैंने देखा कि कुछ-कुछ जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बहुत अच्छा पे करते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि ओनली फुल टाइम स्टूडेंट्स आर अलाउड। लाइक पार्ट टाइम वालों को वो फॉर्म भी फिल करने नहीं दे, मतलब एलिजिबिलिटी में ही नहीं आने दे रहे हैं। तो इन इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है आपने। देखो, नॉर्मली हम पार्ट टाइम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अर्न करना होता है और हम सोचते हैं यार 3 साल हम पीएचडी कर रहे हैं, तो हमारा कुछ एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा ताकि हम एक अच्छी जगह पे वो लग सकें। तो अगर आप फुल टाइम करते हो तो भी आप अर्न कर सकते हो। कैसे? फेलोशिप के थ्रू आप अर्न कर सकते हो, तो उसमें आपको बहुत अच्छी अर्निंग आपको हो जाती है। एंड वहीं पे ही अगर आपको फेलोशिप मिल रही है, तो वहाँ पे एज़ एन टीचिंग असिस्टेंट आप वहाँ पे काम करते हो, जिसका एक्सपीरियंस काउंट होता है। लाइक जब हम लिखते हैं कि हमारी पीएचडी में हमने क्या-क्या किया है, तो वहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि हमारा टीचिंग असिस्टेंट का हमारा एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग आवर पीएचडी और हमारे पास फेलोशिप भी थी। तो आप वो वाला एक्सपीरियंस भी शो कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का ही एक्सपीरियंस काउंट होगा। आप जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो, वहाँ का भी एक्सपीरियंस काउंट होता है। ओके। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो और बहुत सोच समझ के डिसाइड करना कि आपको फुल टाइम पीएचडी करनी है या फिर पार्ट टाइम पीएचडी करनी है। मतलब मैं ये बोलूँगी कि फुल टाइम कर लो। पार्ट टाइम हम किस लिए करते हैं? ताकि हमें अर्निंग हो, एक्सपीरियंस हो, तो वो तो आप फुल टाइम पीएचडी से भी कर सकते हो, है ना? तो क्यों रिस्क लेना कि कल को कोई हमें हटा दे हमारी एक अच्छी पोज़ीशन जो हम जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, वहाँ से कोई हमें हटा रहा है, तो बहुत दुःख होगा कि यार हमने इतनी मेहनत की और फिर भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो सोच समझ के चीज़ों को करो, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे होती जा रही हैं कि हमें बहुत सोच समझ के एक-एक स्टेप लेना पड़ रहा है, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, गाइडलाइंस बदल रही हैं। अब इतना ईज़ी नहीं है कुछ भी। बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ेंगी अब आप लोगों को, ठीक है? बट डोंट वरी, टेंशन मत लो। रिलैक्स होके सारी चीज़ों को डिसाइड करो। जैसा मैंने बताया, आप अर्न कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस भी मिल सकता है फुल टाइम पीएचडी से। सो बिल्कुल भी परेशान मत हो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी अपने लिए चूज़ करो, ठीक है? और भी कोई आपके डाउट्स हों तो प्लीज़ लेट मी नो, आई एम हियर टू हेल्प यू एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपको एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी पीएचडी के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू। थैंक यू।